नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी अपने भाषणों, अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन्होंने यूएसए में कुछ कहा है, जिसको लेकर पहले भी एक बार कुछ इशू हुआ था और शायद फिर से इस तरह का कोई बवाल मचने के चांसेस हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी फ्रीडम मूवमेंट के बड़े नेता थे, जिसमें उन्होंने गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर जी का नाम लिया और कहा कि वो सब एनआरआईज थे और उन्होंने अपना जो माइंड था वो ओपन रखा व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर द स्ट्रगल, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री, उस स्ट्रगल के दौरान। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि क्या वाकई ये सब लीडर्स जो थे ये एनआरआईज ही थे। तो मैं आज आपको इसके बारे में सच बताऊंगी। क्या है सच्चाई, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले थोड़ा न्यूज देख लेते हैं। सो ऑल द प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स वर एनआरआईज। राहुल गांधी ने यूएसए में नेम किया है सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, गांधी जी, पटेल, अंबेडकर को एक स्टेटमेंट के दौरान। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो एनआरआईज हैं वो की आर्किटेक्ट्स हैं मॉडर्न इंडिया के। यहाँ पर ना केवल उन्होंने एनआरआईज को अपीज करने की कोशिश की है, साथ में उन्होंने बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी को भी क्वेश्चन मार्क कर दिया है, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर, और कहा है कि वो गॉडसे की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। क्या क्या हुआ इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और प्रश्न वही है कि क्या वाकई में हमारे फ्रीडम फाइटर्स एनआरआईज थे। अंत तक बने रहिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए न्यूयॉर्क में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने क्लेम किया कि जो भी की आर्किटेक्ट्स हैं कंटेम्प्रेरी भारत के, वो सभी एनआरआईज थे, जिन्होंने अपना जो माइंड था वो ओपन रखा अबाउट दी आउटसाइड वर्ल्ड, जहां से उन्होंने अच्छी चीजों को अडॉप्ट करके भारत में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। यहाँ पर कांग्रेस लीडर ने, जो कि अपने लास्ट लेग में है ऑफिस ऑनगोइंग 3 सिटी टूर ऑफ यूएसए, 3 सिटी टूर पे हैं वो यूएसए के, उन्होंने कहा कि जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे एसोसिएटेड हमारी देश की जो स्वतंत्रता का संग्राम था उससे, जिसमें कि गांधी जी भी आते हैं, बी आर अम्बेडकर जी भी आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एक्सेट्रा, दीज वर एनआरआईज। ये उन्होंने यहाँ पर अपने भाषण में कहा जब वो एड्रेस कर रहे थे इंडियन डायस्पोरा को, वहां पर एनआरआईज को मेजरली। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, कोट अनकोट उन्होंने कहा कि द सेंट्रल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर हम किसी आर्किटेक्ट की बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, जो कि महात्मा गांधी हैं, वो एक एनआरआई थे। उन्होंने कहा कि जो फाउंडेशन है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की, वो साउथ अफ्रीका में डाली गई थी। नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सभी एनआरआईज थे, ये उन्होंने कहा है। और क्या कहा गया, क्या आरोप लगे हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा कोड अगर आप यूज करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए तो वो है NDLive10। इसके साथ मैं आपको क्विकली रिमाइंड करा दूं दोस्तों अग्निपथ बैच के बारे में, जो कि शुरू हो चुका है 1 जून से। इस बैच के एनरोलमेंट 7 जून तक के लिए खुले हैं। एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस विच इज 8,000 उसके लिए, लेकिन एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है NDLive10। ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपका कोड क्यों यूज करें। देखिए, मेरा कोड यूज करने के 2 फायदे हैं। पहला तो आपको सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 8,000 में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। जो लिंक है पीडीएफ्स के वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हमें रीच आउट करने के लिए आप एक फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसको फिल कर सकते हैं। तो इनके जो रिमार्क्स हैं वो ऑलरेडी इनकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बीजेपी जो है वो ऑलरेडी फिलहाल केंद्र में सरकार है उनकी, और वो काफी बार ये आरोप लगा चुकी है राहुल गांधी पर कि वो भारत की इमेज जो है उसको धूमिल कर रहे हैं बाहर जाकर। वो कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जिससे भारत की जो इमेज है फॉरेन लैंड में उसको वो खराब कर रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप लगा है। इस वजह से ये जो रिमार्क है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है देश के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही ऐसे इस तरह की चीजें करते हैं जिससे वो एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं डिफेम करने के लिए भारत को। अब उनके अगर ऑफेंस राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने जो उनका जो एक तरीका है, इज ऑफेंसिव एटीट्यूड टूवर्ड्स दी दी बीजेपी, द करंट गवर्नमेंट, जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाई जो देश है इस समय वो दो आइडियोलॉजीज के बीच में फंसा हुआ है। दो तरह की आइडियोलॉजीज के बीच में बैटल चल रहा है। एक आइडियोलॉजी है जो कि कांग्रेस की है और दूसरी है जो बीजेपी की है, और उसके आइडियोलॉजिकल पेरेंट विच इज आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की है, उसकी है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी कांग्रेस फॉलो करती है वो वैसी ही है जैसी हमारे
जो राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, उनकी है। लेकिन यहाँ पर जो आइडियाज बीजेपी प्रोपोगेट करती है या आरएसएस करती है, वो आइडियाज है नाथुराम गोडसे के, जो कि एक राइट विंग के लीडर थे जिन्होंने गांधी जी को असैसिनेट किया था। तो इस तरह की बातें वो बोलकर इसीलिए उन पर आरोप ये लगते हैं कि आप जाकर भारत की इमेज को, मतलब अपने इंटरनल मुद्दों को आप बाहर जाकर बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पर कि एक्चुअली एनआरआई होता क्या है, वाकई में क्या ये फ्रीडम जो फाइटर्स थे, हमारे जो मेन लीडर्स थे, ये सब एनआरआई थे। तो सबसे पहले हमें एनआरआई की भाषा, परिभाषा समझने की आवश्यकता है। अगर एक लेमैन की तरह कहूँ, नॉर्मल भाषा में कहूँ, तो एनआरआई वो भारतीय सिटीजन है जो बाहर रहते हैं और अपनी लिविंग वहीं अर्न करते हैं या बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, वहीं से अपना लिविंग अर्न करते हैं, वो एनआरआईज होते हैं आम नागरिक की भाषा में। लेकिन अगर लीगल पर्सपेक्टिव की बात करें, यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें अगर एनआरआई की, तो वो दी गई है सेक्शन 6 में इनकम टैक्स एक्ट के, जो कि है 1961 की, जो कहती है कि अगर आपको एनआरआई माना जाएगा या आपको रेसिडेंट माना जाएगा इस देश का, आपको भारत का रेसिडेंट माना जाएगा यदि आप कम से कम 182 दिन भारत में बिताते हैं तो। ठीक है, आपको कंसिडर किया जाएगा रेसिडेंट अगर आपने एटलीस्ट 365 दिन 4 सालों में प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर मार्च टू अप्रैल होता है, ये आपको पता होगा, अप्रैल टू मार्च होता है, सॉरी अप्रैल टू मार्च होता है। कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक जाता है। तो 365 दिन आपने बिताए हो भारत में 4 सालों में प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, और एटलीस्ट 60 दिन उस फाइनेंशियल ईयर में भी आप भारत में रहें, तो आप भारत के रेसिडेंट माने जाते हैं, अदरवाइज आपको एनआरआई माना जाता है। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। नाउ लीगल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जो कि हमने बात की है सेक्शन 61, सेक्शन 6 ऑफ 1961 इनकम टैक्स एक्ट, अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, क्योंकि वो बैरिस्टर्स थे, उन पर काफी सटीक बैठती है, जिन्होंने 182 दिन से कम समय या फिर 365 दिन 4 सालों से कम 4 सालों में से कम समय भारत में बिताया है। इसीलिए अगर हम एनआरआईज की डेफिनेशन की बात करें, इसीलिए ये जो कहा गया है राहुल गांधी के द्वारा, ये बिल्कुल सही कहा गया है। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, तो अधिकतर हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो एनआरआईज ही थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाग में अपने जीवन के, मतलब ऐसा नहीं कि थ्रू आउट एनआरआईज थे, लेकिन कभी ना कभी वो एनआरआईज की परिभाषा में बिल्कुल सटीक बैठते हैं, फिट बैठते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें इन सभी नामों के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू की बात की गई। 1907 से लेकर 1912 तक वो इंग्लैंड में थे, पढ़ रहे थे और लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो लगभग 5 साल देश के बाहर थे। सरदार पटेल 1910 से लेकर 1913 इंग्लैंड में थे, लॉ पढ़ रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1913 से लेकर 1916 तक वो यूएस में स्टडी कर रहे थे, फिर 16 से 17 और 21 से 23 के बीच में वो इंग्लैंड में थे। अब्दुल कलाम आजाद, वो मक्का में उनका जन्म हुआ था 1888 में, और वो भारत वापस आए थे 1890 में। इसके अलावा ये तो लीडर्स हैं जो काफी कम समय के लिए, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रहे हैं भारत से देश के बाहर। लेकिन अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, तो वो इंग्लैंड गए थे लॉ पढ़ने 1888 में, और वहां उन्होंने 2 साल 8 महीने का समय व्यतीत किया था अपनी पढ़ाई के दौरान। लेकिन अगर उनका ओवरऑल समय देखें विदेश में, तो वो काफी लंबा समय है बाकी लीडर्स के कंपैरिजन में। तो महात्मा गांधी भारत वापस आए, अपनी लीगल करियर शुरू किया उन्होंने भारत आने के बाद, लेकिन जल्दी ही वो साउथ अफ्रीका के लिए चले गए 1893 में, वहां पर एक लॉ फर्म में काम करने के लिए। 1 साल का उनका ट्रिप एक्सटेंड हो गया 20 सालों के लिए। तो महात्मा गांधी लगभग 20 साल के लिए साउथ अफ्रीका में रहे। 1894 में वो वापस आना चाहते थे साउथ अफ्रीका से, लेकिन उन्होंने जब उनको उनको लगा कि यहाँ के जो भारतीय हैं उनकी जो अधिकार हैं, राइट टू वोट का अधिकार उनसे छीना जा रहा है बाय अ बिल, तो वो रुक गए। उसके बाद वो 20 सालों तक वहीं रहे और उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे रेसिज्म के, नस्लवाद का जो उन्होंने का एक्सपीरियंस रहा वो हम सभी जानते हैं, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में झेला या फिर उन्होंने जो इंग्लैंड में झेला, उससे उनका एक वर्ल्ड व्यू शेप हुआ, जिससे कि उनको एक बहुत ही बेहतरीन टूल मिला, जिससे उन्होंने हमारे देश को लीड किया इन दी फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर राहुल गांधी के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो एक्चुअली करेक्ट है। तो सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए या सिर्फ कहने के लिए नहीं,
बल्कि a lot of times we need to know the truth, we need to know the facts behind a statement that is said. सिर्फ क्रिटिसाइज करना इज नॉट राइट. चलिए, आप मुझे जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है इसके बारे में. एनसीईआरटी बैच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये शुरू होने वाला है 15 जून से. 30% का यहाँ डिस्काउंट आपको मिल रहा है, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर है. एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है. सीसैट का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव बैच. देखिए, अगर आप अग्निपथ कोर्स का हिस्सा है तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा, सीसैट भी मिलेगा. लेकिन अगर आप सिर्फ सीसैट पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हैं. टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ. अगेन, अग्निपथ कोर्स का अगर आप हिस्सा है तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, अन्यथा आप अलग से भी एनरोल कर सकते हैं. हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की. हिंदी मीडियम बैचेस 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं. एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करके एनरोल करना है इन बैचेस में भी. यहाँ पर भी पर्सपेक्टिव से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्कैन करना होगा इस क्यूआर कोड को. आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे बैच के कोर्सेज के बारे में डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी. इसी के साथ हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, आप उसको फिल कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के साथ. So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.